हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का प्रश्नावली 11.2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि इसका थ्योरी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सभी चीज़ हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में कुछ अच्छा किया जाए और हर एक क्वेश्चन को, इसमें जितना भी क्वेश्चन है अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, हमारे एग्जाम के व्यू से और हमारे कंपटीशन के व्यू से भी। ठीक है, मेन इसका फार्मूला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फार्मूला का वीडियो नहीं देखे मेरे दोस्त, तो पहले जा करके फार्मूला का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। एक आता है कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13, 4/13 12/13 3/13, 3/13 -4/13 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। यहाँ पर क्या है कि दिक कोसाइन, क्वेश्चन को अच्छे समझना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको सॉल्व इजी तरीका से कर लेंगे। दिक कोसाइन क्या है? एक ए दिया है और एक ए दिया है और एक ए दिया है। वाली तीन रेखाएं क्या है? एक दूसरे पर, मतलब ये तीनों जो रेखा है, पहले ए इस पर लंब है, फिर ए वाला इस पर लंब है, फिर ए वाला इस पर लंब है। हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ए फर्स्ट वाला जो दिया है इसको हम मान लेंगे कुछ, फिर इसको कुछ नाम दे देंगे, फिर इसको कुछ नाम दे देंगे। और नाम देने के बाद फिर लंबवत, जो दो रेखा जब लंबवत होती है, आपको हम फार्मूला पढ़ाए हैं, वो फार्मूला लगा देंगे, आंसर। चलिए किस बात की देर, हम लोग बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, पहले से हमने क्वेश्चन लिख करके रेडी ही रखा ताकि हमारा कुछ टाइम बच सके। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है तीन रेखा, इन रेखा को क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि दिक कोसाइन का कोई नाम है। ठीक है, तो ऐसा करिए कि मान लीजिए दिक कोसाइन, ये जो दिया है उसको लिखो 12/13 -3/13 -4/13। और क्या दिया है? ये वाला एकदम आराम से चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करना है। 4/13 12/13 3/13 तथा ये भी दिया, इसको भी लिख लो 3/13 -4/13 और 12/13। ठीक है, ये रेखा, इसका नाम देते हैं, इसका जो नाम है ना, इसका नाम ए बी, इसका नाम क्या दे दें? ए बी हो गया, सी डी, और इसका नाम ई एफ देते हैं। ठीक है, रेखा ए बी सी डी तथा ई एफ क्रमशः दिक कोसाइन है, क्रमशः दिक कोसाइन है। अब यहाँ समझिएगा, क्रमशः का मतलब होता है कि ए जो होला है ए बी के लिए है, और ए जो है सी डी के लिए, और ए एफ के लिए, मतलब लाइन बाय लाइन। सबका नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए ए बी, इसका नाम दे दिए सी डी, इसका नाम दे दिए ई एफ, यानी ये सब क्या है? एक दिक कोसाइन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दो रेखा को, ए बी को और सी डी को, मतलब इसको और इसको लंबवत रखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आता है कि यदि पहले जो लंबवत होता है उसका हम फार्मूला लेकर के आपको दिखाते हैं ताकि याद रहे कि यदि दो रेखा लंबवत है, दो रेखा लंबवत है, आपको फार्मूला में पढ़ा है, याद है? दो रेखा लंबवत है तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होता है? 0। लंबवत के फार्मूला यही होता है, आपको बताए थे। तो हमारा ए बी और सी डी पहले लंब रखते हैं, क्योंकि बारी बारी से तीनों लंब है। तो ए बी लंब सी डी, ठीक है। तो ए बी लंब सी डी जैसे हुआ, हम क्या करेंगे? अब इसको रखेंगे, ए हो जाएगा L1, ठीक है, M1 और N1। ये क्या हो जाएगा? L2 M2 N2, ठीक है। तो रखिए, तो 12/13 और 4/13 हो जाएगा, ठीक है। 12/13 और 4/13
ठीक है, प्लस फिर -3/13 12/13 माइनस 3/13 12/13 फिर -4/13 3/13 प्लस -4/13 3/13। इसको करिए तो यदि 0 आ जाएगा तो ये लंब है, नहीं आएगा तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, लंब नहीं होगा। तो बरचौका 48 13 13 169 बढ़ते हैं 36 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 36/13 13 169 प्लस माइनस माइनस 4 12/169। अब यहाँ देखिए ये दोनों माइनस प्लस साथ हम जोड़ेंगे तो 36 और 12 कितना हो जाएगा 48, यानी 48/169 और ये है प्लस 48/169। यानी दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। यानी जैसे हमारा 0 आया तो हम बोलेंगे कि यह लंब है, ठीक है। अब एक कंडीशन से नहीं होगा, आपको तीनों कंडीशन दिखाना पड़ेगा। एक बार इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, ठीक है। चलिए तो अब ए और सी डी हो गया, अब सी डी और ई एफ को दिखाते हैं, ठीक है। सी डी लंब ई एफ। सी डी क्या है 4/13 और 3/13 गुना में 4/13 3/13 प्लस फिर 12/13 माइनस 4/13 12/13 माइनस 4/13 प्लस 3/13 12/13 3/13 12/13 4 3 12 और 13 13 169 प्लस माइनस माइनस बरचौका 48/169 बढ़ती 36 36/169 प्लस वाला का जोड़ो, ये 12 है और 36 है, दोनों प्लस वाला जोड़ेंगे तो 12 36 48 48 में से 48 जाएगा, यानी भी क्या आ जाएगा 0, ये भी देखो 0 आ गया। अब किसको दिखाएंगे, इसको और इसको, यानी ए बी लंब ई एफ। पुनः ए बी लंब ई एफ, ये क्या हो जाएगा 12/13 3/13 12/13 3/13 प्लस माइनस 3/13 माइनस 4/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 प्लस माइनस 4/13 12/13 माइनस 4/13 और 12/13। इसको करिए, बढ़ते हैं 36 36/169 प्लस माइनस 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 प्लस ना प्लस हो जाएगा 4 3 12/169 माइनस प्लस माइनस बरचौका 48/169। तो 36 और 12 48 हो गया, 48 में 48 जगह 0, ये भी देखो 0 हो गया, ए भी 0 आ गया, ए भी 0 और ए भी 0। अब यही बोला था आपसे कि दर्शाइए कि दिकोसाइन ए जो दिया हुआ है ये तीनों परस्पर लंबवत है, तो लंबवत तो भाई सब हो गया ना, क्योंकि हमारा ए भी 0 और ए भी 0 हो गया। तो हम लिख देंगे अंत में कि अतः ए बी सी डी और ई एफ परस्पर क्या है लंबवत है। क्या है, लंबवत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है, कोई खास क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं इतना इतना से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं इतना और इतना से जाने वाली रेखा पर लंब है। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले ना कि ये जो दिया हुआ है जो होकर जाने वाली रेखा है बिंदु इतना और इतना से, इन दोनों का पहले, ठीक है, इसका हम दिक् अनुपात निकालेंगे। इन दोनों का, इस दोनों के रेखा से जो जा रही है इन दोनों की मदद से हम क्या निकालेंगे दिक् अनुपात, और इसका और इसको मदद से इसका दिक् अनुपात निकालेंगे। और दोनों का दिक् अनुपात निकाल करके यदि इसका परस्पर लंब है ना, इसका परस्पर लंब 0 हो जाए
इसका नाम दे देंगे ए और बी, इसका सी और डी। जब दोनों परस्पर लंब हो जाएगा तो समझिए कि ये क्या मतलब जीरो हो जाएगा, तो समझिए कि आपका परस्पर लंब है। और यदि जीरो नहीं होगा तो परस्पर लंब नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको दर्शाना है कि जीरो ही होना चाहिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको बनाने में, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस तरह का एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहता है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो इसका नाम देंगे ना, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, कि बिंदु ए 1 - 1 2 कोमा बी है 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, a बराबर x2 - x1 बराबर, देखिए इसका हम दिक् अनुपात निकाल रहे हैं। a बराबर ये होता है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो a बराबर दिक् अनुपात क्या हो जाएगा x2 - x1, और b बराबर क्या हो जाएगा y2 - y1, और c बराबर z2 - z1। आपको दिक् अनुपात फॉर्मूला में बताए थे, ठीक है। तो a बराबर x2 - x1 x2 x1 यानी 3 - 1 ये आ जाएगा 2, फिर 4 में से 2 क्योंकि y2 - y1 4 - 1 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2 -2 -4 हो गया, यानी ए क्या आ गया, ए दिक् अनुपात आ गया, ठीक है। इससे हमने क्या कर दिया, इससे दिक् अनुपात निकाल लिया। दिक् अनुपात सबको निकालना था ना, फॉर्मूला बताए हैं। अब इसको देखो, इन दोनों का दिक् अनुपात निकालिए, लिखेंगे पुनः बिंदु C, इसका नाम C देंगे, C0 3 2 तथा D 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ए तो ए बी सी मान लिए, अब इसको A2 मान लेंगे। A2 बराबर, इसको ऐसे करिए, इसको A2 मान रहे हैं ना, तो इसको A1 कर लीजिए, B1 कर लीजिए, C1 कर लीजिए, A कहीं चाहे A1 कहीं बात एक ही होता है, ठीक है। इसका नाम A2, तो हो जाएगा x2 - x1 यानी 3 - 0, ये आ जाएगा 3। BT बराबर y2 - y1 यानी 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, फिर C3 Z2 - Z1 6 में से 2 जाएगा, 6 - 2 बराबर 4। ये सब क्या हो गए, दिक् अनुपात हो गए, ठीक है। यानी हम लिख भी सकते हैं 2 5 - 4 और 3 to 4। तो अब ये जो आया है AB का, ये AB है टोटल और ये है CD, यानी हमको लंब दिखाना है ना, तो पुनः लिखेंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB लंब CD, ठीक है। तो AB लंब CD, तो AB लंब CD का फॉर्मूला क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। और जब फार्मूला लिखवा रहे थे तो फार्मूला में थ्योरी में आपको बताए थे कि इसके बदले ऐसा भी कहीं कहीं फार्मूला आता है, A1 A2 और B1 B2 C1 C2 बराबर 0। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब L1 में दिया हो वैल्यू तो ए वाला लिख लेंगे, और जब A1 A2 में दिया हो तो ए वाला लिख लेंगे, दोनों सेम इक्वल है, ठीक है। ये आपको फार्मूला में डिटेल में बताए हैं, जाके देख लेना नहीं देखा हुआ, ठीक है। और देखेंगे तो आपको पता होगा। तो A1 A2 का मान दिया है, A1 का मान 2, देख लो 2, और A2 का मान 3, तो लिख लो 2 × 3 और प्लस, फिर B1 B2, B1 का मान है 5, इसका 2, 5 × 2,
C1 का मान है -4 और C2 का मान है 4। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 4 चौका 16, 10 6 16, 16 माइनस 16 बराबर क्या आ गया 0, यानी 0 आ गया। तो हम फिर क्या बोलेंगे, अतः AB लंब CD आंसर है, लिख ले, ठीक है, अच्छा रहेगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, अच्छे से करिएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गए और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं बनाए हो, तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा इस बात से कि यार इस क्वेश्चन को हमने तो किया था और आज नहीं बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको एक बिंदु दिया हुआ है और एक बिंदु दिया है, इसके लंबवत पूछ रहा है। तो लंबवत कब निकाल सकते हैं, जब हमें क्या दिक् अनुपात पता हो। तो इसका हम पहले दिक् अनुपात निकाल दिए, ठीक है, इसका भी दिक् अनुपात निकाल दिए, और जैसे हमारा पॉइंट आ गया, बिंदु आ गया दिक् अनुपात का, फिर हम लंब वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि आपको रेखा पर लंब ही दिखाना है, ठीक है। तो लंब वाला फॉर्मूला लगाए, ए विलंब CD, और ये फार्मूला लगा देंगे, दोनों एक ही फार्मूला है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला लगा देंगे और फिर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 तक ही इसमें है, ठीक है। आगे पेज में है 3, ठीक है ना। 3 देखो, 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं 4 7 8 2 3 4 सौ का जाने वाली रेखा बिंदु इतना इतना सौ का जाने वाली रेखा का समांतर है। अभी आपने क्या दिखाया, अभी देखो आपने लंब दिखाया, और लंब और समांतर का फॉर्मूला एक ही साथ बताए थे, ठीक है। अब वहाँ पर 0 करना था लंब में, अब यहाँ पर सबको इक्वल करना होगा, तब ना समांतर कहेंगे जी। जो बिंदु दिया है, पॉइंट दिया है, उस सबको इक्वल दिखाना होगा, समांतर दिखाना होगा, सब बराबर बराबर दिखाना होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखाते हैं, ओके। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। इजी है, टेंशन नहीं लेना, ठीक ना, हमें ना। सबसे पहले जो बिंदु दिया है उसको लिख लो, ठीक है। तो बिंदु, इसको A, इसको B मान लो, इसको C, इसको D मान लो। जस्ट उसी तरह से बनेगा, बस फार्मूला अंतर है दोनों में, ठीक है। A है 4 7 8 और B है 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखा AB के दिक् अनुपात, AB के दिक् अनुपात पहले निकालेंगे, ठीक है। इसको A मान ली, इसको B, तो A B से होकर जाने वाली रेखा AB की दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, A1 बराबर, पहले A1 इसको करते हैं, फिर इसको A2 कर देंगे, ठीक है। A लिखो चाहे A1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना, ये तो बात पता है आपको। कैसे, x2 माइनस x1 से निकालते हैं, तो x2 का मान 2, x1 का मान 4, तो 2 माइनस 4 बराबर -2। B1 y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 7 बराबर -4। फिर C1 Z2 माइनस Z1, 4 में से 8 जाएगा, 4 माइनस 8 बराबर -4 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए, अब ये तो हो गया, अब हम इसका C, इसका नाम D, तब बिंदु CD से होकर जाने वाली ये भी निकाल लेते हैं। बिंदु C -1 -2 1, और D है 1 2 5 से जाने वाली रेखा का जाने वाली रेखा CD के दिक् अनुपात, CD के दिक् अनुपात, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका दिक् अनुपात, ये हो जाएगा A1, तो ये A2 हो जाएगा। अब x2 माइनस x1 बराबर, 1 में से -1 जाएगा, 1 माइनस 1 जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर B2 निकालिए, y2 माइनस y1 बराबर कितना, 2 में से -2 जाएगा, 2 माइनस
2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, फिर C2 बराबर Z2 माइनस Z1, ये कितना हो जाएगा, ये 5 में से 1 जाएगा, 5 माइनस 1 बराबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान देना, दो रेखाएं क्या है, दो रेखाएं क्या है, समानांतर है। तो आपको पता है ना, फार्मूला बताए हैं कि दो रेखाएं समानांतर होगी, समानांतर है यदि कब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 इक्वल टू अब क्या हो गया ना, तीन ही ना, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो A1 का मान है -2 और A2 का मान 2, तो हो जाएगा -2/2 बराबर B1 बाई B2, B1 का मान है -4, ठीक है ये वाला, और B2 का मान है -4 +4, और C1 का -4 और C2 का 4, तो -4/4, कटा दो इसको, एक कट के -1, एक कट के -1, एक कट के -1, ये आपका देखिए आंसर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब इक्वल आ गया, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः ए बी समानांतर है किसके, सी डी के, यानी ये जो बिंदु है ये बिंदु के समानांतर है। तो इसमें क्या था, आपको दिक् अनुपात अच्छे से निकलना जाना चाहिए, और उसके बाद एक फार्मूला, आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कीजिए जो सदिश इतना के समानांतर है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको पढ़ाए थे फार्मूला में कि जब कोई बिंदु दिया हो और उसका समीकरण ज्ञात करना हो और सदिश के समानांतर हो, तो एक वेक्टर का फार्मूला पढ़ाया था, याद है, कि स्थिति बिंदु मतलब स्थिति सदिश, ठीक है, स्थिति सदिश कोई गुजरने वाली रेखा जो कोई पॉइंट से जा रही हो और समानांतर हो, तो उसका जो फार्मूला होता है आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। नहीं याद है फार्मूला, आप पढ़े होंगे तो यार याद होगा। ठीक है, नहीं याद है कोई नहीं, अभी हम समझाएंगे फिर से। ठीक है, यहाँ पर देखो, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, फार्मूला बता दिया कौन सा लगेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं। एक बिंदु है, और जो बिंदु है 1, 2, 3, ये कहाँ जा रही है, गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, मतलब इससे ज्ञात करना है गुजरने वाली रेखा का समीकरण, जिसका सदिश दिया है ए वाला। ये जो सदिश दिया हुआ है ये क्या है, ये बी वेक्टर है। क्या है, बी वेक्टर है, और ये क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ईजी है। अच्छा, ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, और ये जो है, हाँ बी वेक्टर मान लो, ठीक है, बी वेक्टर मान लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा है कि ए वेक्टर जो दिया है 1, 2, 3, और ये जा रही है कहाँ तक, ये मान लो कोई पॉइंट है, इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि सदिश इतना का समानांतर है। तो ये मान लो इसका पॉइंट क्या नाम दे दें, ये मतलब रेखा है और ये जा रही है। ठीक है, और इसका जो नाम है आर वेक्टर नाम है। ठीक है, यानी आपको आर वेक्टर बताना है। तो उस टाइम पे फिगर गलत है, आपको फिगर सिर्फ समझाने के लिए कहना है कि बिंदु जा रही है बस। ठीक है ना, ये फिगर आपको नहीं बनाना है। ठीक है ना, यानी जब ये जा रही है बिंदु से, तो यहाँ से ये आर वेक्टर कहलाता है, और आर वेक्टर का जो फार्मूला होता है, और ये क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कौन होगा, ए बिंदु होगा, ये पॉइंट जो जा रही है ए वेक्टर हो गया, और बी वेक्टर ये पहले से आपको इसके समानांतर दिया गया है। तो आराम से फार्मूला लगा दीजिए, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, यहाँ से ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा पता है, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि ए वेक्टर का जो वैल्यू है इसको वेक्टर में चेंज कर दीजिए। जो आपको 3D है ना, पूरा वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक ना, 2j और 3k, यानी आर वेक्टर इतना हो गया, और बी वेक्टर भी लिख लो, बी वेक्टर ये वाला हो जाएगा।
3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। तो अब r वेक्टर निकाल दीजिए। a वेक्टर इतना दिया है, i वेक्टर, 2j वेक्टर और a 3k वेक्टर प्लस लेमडा, b वेक्टर है दिया है 3i वेक्टर, 2j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना सोचेंगे सर इतना छोटा रूप में बन गया, तो बिल्कुल यही है आपका आंसर और इतना ही बनेगा भी, ठीक है ना। जो मेन पॉइंट है ए बिंदु से जा रही है तो इसको ए वेक्टर और ए बी वेक्टर मानिए और बी वेक्टर मान करके फॉर्मूला लगाइए और ये में रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। आंसर मैच कराते हैं ना। आपको भी हो सकता है शक लग रहा होगा, मेरे को तो शक नहीं है, ठीक है ना, 100% सही है, लेकिन आपका शक दूर करा दें एक बार कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 11.2 का तो आंसर नहीं यार दिया है, ठीक है। इसका आंसर अच्छा दिया 4 नंबर का आंसर दिया है, 1 2 3 का नहीं दिया था, देखो है ना। लेमडा का है वास्तविक संख्या है वो तो पता है आपको, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह का एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी देख लीजिए। कह रहा है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश इतना से गुजरने और इस सदिश इतना की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। ये 2 चीज में कहा है, 2 इसमें आपका क्वेश्चन है। एक तो दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश ज्ञात करना है और कार्तीय रूप में भी इसको समीकरण ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन है। तो पहले इसको देखो क्या करेंगे, जो बिंदु दिया है, ठीक है, जो बिंदु दिया है इतना से गुजरने वाला इतना सदिश जाने वाली रेखा का सदिश, जो कि आप क्वेश्चन नंबर जो 4 बनाए हो, जस्ट वही क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन वही है। दूसरा जो है कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है, ये थोड़ा हट करके है। कार्तीय रूप में समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे आइए अभी आपको बताते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे, एक ही क्वेश्चन को नहीं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। सबसे पहले बिंदु ए वेक्टर से जाने वाली रेखा का जो सदिश बी वेक्टर में है उसका समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब ए जो है इससे गुजरने वाली, इसको ए वेक्टर इसको बी वेक्टर मान लो, इसका समीकरण बताना है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि क्योंकि लॉन्ग में आता है, ठीक है ना, इसको अच्छा से लिखिए। बिंदु ए वेक्टर से गुजरने वाली रेखा का जो सदिश बी वेक्टर की दिशा में है उसका समीकरण क्या हो जाएगा, वही आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, आपको पढ़ाए हैं। यहाँ से ए वेक्टर का जो वैल्यू है लिख लो, ए वाला दिया है, ठीक है, 2i कैप j कैप 4k कैप। बी वेक्टर का वैल्यू i कैप 2j कैप माइनस k कैप, इतना दिया हुआ है। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला, रेखा का समीकरण हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए का वैल्यू ए दिया है 2i j प्लस 4k प्लस लेमडा बी वेक्टर का वैल्यू i 2j माइनस k वेक्टर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट का हुआ, इसमें 2 क्वेश्चन है, ये तो फर्स्ट हुआ। अब इसमें सेकंड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मजेदार है, कार्तीय रूप का समीकरण बताना है, ठीक है। तो याद होगा आपको कार्तीय रूप में रेखा का जो कार्तीय रूप का समीकरण जब निकालना होगा तो याद होगा शायद आपको, ठीक है, कि आपको वेक्टर में एक फार्मूला पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, याद होगा तो सही है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। कार्तीय रूप में एक समीकरण क्या बोलते हैं, ये आपको वेक्टर में पढ़ाए थे क्या, कि आर वेक्टर बराबर एक फार्मूला पढ़ाए थे। अब ये आर वेक्टर का जो फार्मूला है इस कंडीशन का हुआ है कि कोई वेक्टर 2 वेक्टर हो
ए वेक्टर से गुजरने वाली कोई दूसरा वेक्टर की दिशा में उसका समीकरण बताना हो, समानांतर हो, तो ए फार्मूला होती है, ठीक है। लेकिन जब आपको क्या बोलते हैं, एक अलग से वेक्टर जब पढ़ा रहे थे तो आर वेक्टर का फार्मूला पढ़ाए थे, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर, याद है? मेरे को अनुमान है कि आप याद होगा, क्योंकि अभी ताजा पढ़ कर आए हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। ये पढ़ाए हुए थे, और इसी वेक्टर से, इसी आर वेक्टर से हम कार्तीय रूप निकाल सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है दिक् अनुपात विधि द्वारा, तो ये बहुत ईजी है, इसलिए यही आपको बताएंगे, ठीक है। आर वेक्टर का यहाँ पर लिख लेंगे पुट आर वेक्टर इक्वल टू इतना, क्यों? कार्तीय रूप निकालना है। कैसे निकलेगा? तो हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं, अच्छा ये क्यों रख रहे हैं पता है? क्योंकि आर वेक्टर का आपका मान पता है, कहाँ पे? यहाँ पे देख लो, इसलिए ऐसा हमें लगा रहे हैं। तो हम कार्तीय रूप का जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, x2 - x1 वाला, वो वाला फॉर्मूला लगाकर आपको बना देते हैं, ठीक है। आर वेक्टर पता है तो इसी मदद से हम इसको निकाल लेंगे। कैसे? देखो, ये जो है इसके बराबर है, ये इसके बराबर को चाहे इसके बराबर को, तो इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के बराबर आर वेक्टर का वैल्यू जो है लिख लेते हैं, जो दिया है 2y - जे प्लस 4k अब प्लस लेमडा आई प्लस 2j माइनस के। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ इम्प्लाइड का साइन है क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो ज्यों कहते हो, एक्स आई वाई जे जेड के 2y और लेमडा आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? 2 आई को बाहर कर लेंगे, 2 अब प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? लेमडा, क्योंकि लेमडा वास्तविक संख्या है। फिर माइनस जे और 2j को करेंगे, 2j के साथ लेमडा भी है, ध्यान रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्लस जे वेक्टर, और ये हो जाएगा 2 प्लस कितना? लेमडा, 2 प्लस लेमडा, 2 प्लस लेमडा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? 2 प्लस लेमडा होगा यार, तो गलत आई के लिए हो जाएगा ना, जे और 2j है ना, और लेमडा है, तो ये हो जाएगा -1 ना, क्योंकि जे तो कॉमन ले लिए थे, यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 बचेगा। इसको हमको ध्यान चलेगा जब लिखते समय, -1 प्लस यहाँ पर प्लस है और 2 है और लेमडा है, तो 2 लेमडा, -1 प्लस 2 लेमडा है, ठीक है। फिर माइनस के और 4k करेंगे तो हो जाएगा प्लस के वेक्टर, और यहाँ पर है 4 और माइनस के तो ले लिए, यहाँ पर -1 से लेमडा से करेंगे माइनस लेमडा, ए बच जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब इसको कंपेयर कराओ, ये वाला इसके बराबर है कोएफिशिएंट, ए इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा? आई दोनों में है, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस लेमडा, एक बार वाई जे बराबर इतना, जे तो खत्म, y बराबर हो जाएगा -1 प्लस 2 लेमडा, और एक बार ये वाला ये हो जाएगा z बराबर 4 माइनस लेमडा। यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो, ये x है, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस बराबर लेमडा, और ये देखो y, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस बराबर लेमडा, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी z - 4 इक्वल टू माइनस लेमडा। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से x - 1 और लेमडा है ना, इसको कार्तीय रूप में करना है, तो कार्तीय रूप तो बाटा में होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? x - 2, अब y में 1 लिखेंगे तो कोई मान में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा यार, क्योंकि कार्तीय रूप में लिखना है, बाटा में होता है कार्तीय रूप ना, x - x1 बटा y - x - x1 होता है, तो कार्तीय रूप में ऐसे लिखना होता है, तो बाटा में 1 लिखे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, x भाग दे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। और यहाँ भी क्या है? यहाँ भी y, अच्छा 2 लेमडा है ना, इधर 2 लेमडा है, तो y + 1 बराबर 2 लेमडा है, तो y + 1 एक गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा बराबर लेमडा, देखो बटा में तो हो गया, तो अच्छी बात है। और यहाँ पर भी z - 4 और इस माइनस को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बटा -1 हो जाएगा बराबर लेमडा। बराबर में क्यों कर दिए? क्योंकि यहाँ पर माइनस को प्लस में कर दिए, तो यहाँ पर बटा में आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 से फिर लेमडा, -1 से लेमडा करेंगे फिर माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना कर दिए, सब बटा में हो गया। अब देखो LHS 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 और ये RHS 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 सब देखो सेम है। जब RHS सेम है तो LHS क्या होगा? सेम हो जाएगा, 9th क्लास में पढ़े हो, तो क्या हो जाएगा? x - 2/1
बराबर y प्लस 1/2 बराबर z माइनस 4/-1। देखो ये किस फॉर्म में आ गया, एक कार्तीय रूप में आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे यह कार्तीय रूप में है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मदद से हमने बहुत जल्दी इसको निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ही ईजी है, ध्यान से बस आपको समझना होगा। ठीक है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से जाती है और इतना से समानांतर है। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखो बहुत ईजी है। ए बिंदु का, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु ए है, इस बिंदु से जा रही है और इसके समानांतर है। मतलब कि जो दिया हुआ क्वेश्चन में है आपको, जो गिवन है ए है, ए तो समानांतर है दिया हुआ है किसके, यानी जो दिया हुआ लाइन है कि x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 4/5 और z प्लस 8/6। ये क्या है, एक दूसरे के, ये बिंदु एक लाइन है। ठीक है, ये दिया हुआ है और ये जो बिंदु है इसके क्या एक समानांतर है, मतलब ये जो लाइन है एक दूसरे के समानांतर है और इस पॉइंट का जो नाम है -2 4 -5 जो पॉइंट है दिया हुआ है। ठीक है, ए और एक दूसरे क्या है समानांतर है, तो हमने देखो समानांतर दिखा दिया। लेकिन समानांतर दिखाने से नहीं होगा, आपको रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इन्हीं दोनों से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, देखो पहले तो आपको कोई भी कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है आपको कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, चलो बताते हैं। एक आप बात याद रखना हमेशा कि जब दो, ऐसा लिखो पहले, वह रेखा, फॉर्मूला बताए थे आपको। ठीक है, वह रेखा जो बिंदु पढ़ाए थे, फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। ठीक है, वह रेखा जो बिंदु x1 y1 z1 x1 y1 z1 से गुजरती है और उसके दिक् अनुपात ABC हो तो उसका समीकरण क्या होता है, याद है? उसका समीकरण क्या होता है, उसका समीकरण होता है x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b और z माइनस z1/c होता है। ठीक है, तो ये होता है फार्मूला। आपको क्या है, आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया है बिल्कुल, और इसके समानांतर क्या दिया है, एक समीकरण दिया है, कार्तीय तल में दिया हुआ है। तो ये आपका दिक् अनुपात हो गया। ठीक है, ये आपका दिक् अनुपात ABC दिया हुआ है। ठीक है, और बाकी तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट इसी फार्मूला पर ए लाइन, ए बिंदु और ए दिक् अनुपात, इसका दिक् अनुपात, समझे? ये जो बिंदु दिया है और ये जो लाइन दिया है एक दूसरे के समानांतर है। तो आपको पता है कि कोई भी जो बिंदु जब गुजरती है और उसका दिक् अनुपात ABC हो, मतलब कि आपको दिक् अनुपात ABC दिया हो तो उसका समीकरण ए वाला होता है। और आपको भी यहाँ पर कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है और बिंदु दिया हुआ है, और यहाँ पर जो नीचे वाला दिया होता है क्या है, एक दिक् अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे निकाल लेंगे। चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर रेखा क्या है, यहाँ पर जो रेखा है ए वाला है, -2 4 -5 -2 4 -5 से गुजरती है तथा x प्लस 3 कितना 3 y माइनस 3 बराबर y माइनस 4/5 z प्लस 8/6 के समानांतर है। जब समानांतर है तो रेखा का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, रेखा का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, 3 5 6 3 5 6। बिंदु मिल गया, दिक् अनुपात मिल गया। तो क्या करेंगे, हमें तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए ABC x1 y1 z1। तो x1 है -2, y1 है
4 और Z1 है -5, इसको रख देंगे। ठीक है, चलिए तो रेखा का समीकरण इसमें रखेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना। तो x1 का मान कितना है -2, तो -2 अब बाटा a होता है, a का वैल्यू 3 दिया है, बराबर y - y1, तो y1 का मान दिया है 4 बटा 5, z माइनस z1 का मान कितना दिया है -5 बटा 6, यानी x + 2/3 y - 4/5 और z + 5/6। ये आपके आंसर जो दिखाना था रेखा का समीकरण, हमने क्या किया, कार्तीय समीकरण ज्ञात कर दिया। ये ना कार्तीय समीकरण होता है। आपको पॉइंट दिया हुआ है और ये लाइन भी दिया हुआ है। ठीक है, ये समीकरण भी दे, दूसरे के समानांतर है, तो ये होता है दिक् अनुपात और पॉइंट दे दिया तो फिर हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया यार? बोलते बोलते गला तो किया आज, कोई बात नहीं, लेकिन आज और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इतना ही नहीं होगा, और क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना, टेंशन ना लो, क्योंकि क्लास थोड़ा सा कल वीडियो अपलोड हुआ नहीं है, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर वीडियो नहीं डाले आज। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है ना, किसी काम में फंस गए थे। 7 नंबर देखिए कि एक रेखा कार्तीय समीकरण इतना 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 है, तो इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। चलो इसको ही बनाकर दिखाते हैं। आइए, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड है। ठीक है, आपको समझना होगा। ठीक ना, देखिए एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है और इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको पता है ना, सदिश पर लिख लीजिए, सदिश रेखा लिखो ऐसे, सदिश रेखा का समीकरण क्या होता है, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ठीक है, तो आपको a वेक्टर भी चाहिए और b वेक्टर भी चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे जी, तो हम इस समीकरण से लाएंगे। कैसे, तो देखिए आपको सबसे पहले बता देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपने 6 किया, यहाँ पर ये क्या होती है, ये सब ये जो दिया है ए वाला, ये क्या हुआ, ये सब क्या है, ये क्या है, यहाँ पर देखो ये क्या है, 3 - 4 ये 8, ये क्या है, x1 y1 z1। देखो ये जो दिया हुआ x + 3 y - 4 z - 8, ये किसके बराबर है, x1 के। x1 को बदलाया कि नहीं, x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये z1 होता है। तो यहाँ भी ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये z1 हो गया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, x1 y1 z1 हो गया। और ये जो होता है नीचे वाला, ये 3 5 6 जो होता है, 3 5 6 क्या होता है, रेखा का दिक् अनुपात। ये हो गया दिक् अनुपात, तो ABC दिक् अनुपात हो गया, -5 4 6 क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपको पॉइंट यानी बिंदु हो गया। तो इसी की मदद से हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले तो फार्मूला होता है, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। सबसे पहले जो रेखा दिया हुआ है उसको लिखिए, लिखेंगे रेखा x - 5/3 बराबर y + 4/7 बराबर z - 6/2। तो यहाँ से हम बिंदु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बिंदु निकलेगा -5, सॉरी माइनस रहेगा तो प्लस 5, ये माइनस तो प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस होता है, याद रखिएगा। जब भी यहाँ पर लिखते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला होता है ऐसा ना कि x - x1, तो माइनस लाते हैं, तो इसलिए जब माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। इसको याद रखिए कि बिंदु निकालते समय जब कोई कार्तीय समीकरण दिया हो तो। ठीक है, से होकर जाती है, जब होकर जाती है तो यहाँ से हम दिक् अनुपात में निकाल लेंगे। ठीक है, यानी ए वेक्टर, समझ रहे हैं ना, यहाँ से दिक् अनुपात। लेकिन ऐसे करिए कि दी हुई रेखा का, दी हुई रेखा का दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे,
ये हो जाएंगे 3 7 2, 3 7 2। ठीक है, तो ये जो होगा बिंदु ए वेक्टर हो जाएगा, यानी हमारा ए वेक्टर का जो वैल्यू है 5i माइनस 4j प्लस 6k वेक्टर। और दी हुई रेखा का दिक् अनुपात क्या होता है, बी वेक्टर, ये होता है बी वेक्टर। हमेशा जो दिक् अनुपात होता है वो बी वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3i 7j प्लस 2k वेक्टर। अब समीकरण फर्स्ट से रख देंगे, समीकरण फर्स्ट से क्या है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर का वैल्यू 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा, बी वेक्टर का वैल्यू ये है 3i 7j 2k वेक्टर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसमें कुछ खास बात है नहीं तो क्या बताएं और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 8 है, कर रहा है कि मूल बिंदु और इतना से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु 0 0 0 और बिंदु इतना से जाने वाली रेखा का सदिश, सदिश ही बताना है आर वेक्टर, और कार्तीय रूप में भी इसको समीकरण ज्ञात करना है। इजी है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, जो क्वेश्चन किए अभी तक आपने उससे इजी है। ठीक है, सबसे पहले जो रेखा है दिया हुआ है, रेखा मूल बिंदु दिया है ना, रेखा मूल बिंदु, मूल बिंदु कहने का मतलब 0 0 0, और ये वाला दिया है 5 माइनस 2 3 से गुजरती है, से गुजरती है मतलब जाने वाली, वही बात। ठीक है, तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 0i 0j 0k वेक्टर। ठीक है, यानी ये 0 वेक्टर हो जाएगा, सीधा सी बात, सब 0 है तो 0 वेक्टर। और बी वेक्टर का वैल्यू, बी वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का तो वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख लो 5i माइनस 2j प्लस 3k वेक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, आपको तो इसे जाने वाली रेखा का सदिश बताना है। ठीक है, तो रेखा का सदिश बताना है, लेकिन उससे पहले आपको कार्तीय रूप भी समीकरण भी याद करना है। तो कार्तीय रूप में आपको क्या यूज होगा पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है कोई बात नहीं है। ठीक है, पहले आप पहले आप जाने वाली रेखा का सदिश निकालिए, सदिश निकालिए। रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा, रेखा का सदिश समीकरण, पहला क्वेश्चन है यही ना, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का वैल्यू है यानी 0 वेक्टर ना, 0 वेक्टर, और लेमडा और बी वेक्टर का वैल्यू है 5i माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। ठीक है, यानी आपका आर वेक्टर का जो वैल्यू हो जाएगा लेमडा 5i 2j 3k, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर है किसका, कार्तीय रूप का समीकरण बताना है। तो ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, लेकिन आपको कार्तीय रूप के लिए दिक् अनुपात चाहिए। तो दिक् अनुपात कैसे निकलता है पता है ना, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, तो आपको दिक् अनुपात कैसे निकालिएगा, तो रेखा का दिक् अनुपात पहले निकाल लेते हैं। रेखा का दिक् अनुपात, इसको पढ़ लीजिएगा, रेखा का दिक् अनुपात क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक है, और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, 2 में से 0 जाएगा और 3 में से 0 जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो आएगा 5 और 0 माइनस 2 होगा यार, x2 का जो वैल्यू है नहीं, x2 का जो वैल्यू -2 है, -2 -0 होगा, तो हो जाएगा -2 और 3,
ये आ गया आपका दिक् अनुपात ए बी सी का वैल्यू। ठीक है, अब जब ए बी सी का वैल्यू आ गए तो फिर आप आराम से निकाल लीजिए। क्या निकालना है कि जो आपका एक मूल बिंदु है और आपका एक दिक् अनुपात है। ठीक है, तो इससे निकाल लीजिए। लिखेंगे रेखा का जो बिंदु है 0 0 0 यानी ओ, मूल बिंदु 0 0 0 से गुजरती है तथा इसके दिक् अनुपात क्या मिले, इसके दिक् अनुपात 5 - 2 3 है। ठीक है, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण किसका, इसके लिए क्या होता है, रेखा का समीकरण x - x1/a y - y1/b और z - z1/c। तो रख दो, x1 का मान है 0, x1 y1 z1 और ये होता है ए बी सी, x1 y1 z1 तो 0 बाई सॉरी यार गलती हो रहा है, x1 का मान 0 है ना, 0 ठीक है, a का वैल्यू 5, y1 का मान भी 0 बाई -2, z - z1 यानी z - 0/c का मान 3, ये आपका आ जाएगा x/5 y/-2 z/3। ये देखिए आपका आंसर हो गया। आपको ये बताना था ना कार्तीय रूप के समीकरण में लिखने के लिए, देखो हमने कार्तीय रूप के समीकरण रूप में लिखने के लिए बता दिया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सेम क्वेश्चन है, जस्ट उस तरह से दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप का समीकरण ज्ञात कीजिए। दोनों एक ही क्वेश्चन है यार, बना दे के छोड़ दे बताओ, चलो बना ही देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही तरह क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले जो रेखा दिया उसको लिख लो, दोनों बिंदु दिया है, लिखेंगे रेखा बिंदु ए 3 - 2 - 5 तथा सॉरी बी दिया है 3 - 2 6 से गुजरती है। ठीक है, जब ये गुजरती है तो यहाँ से ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वाला x1 y1 z1, ए वेक्टर का जो वैल्यू हो जाएगा 3i - 2j - 5 के वेक्टर। ये तो पता है हमें ए वेक्टर, लेकिन ये जो बी है इससे जाकर गुजर रही है ना, तो यहाँ से हम ए बी का दिक् अनुपात निकाल लेंगे। तो ये तो बहुत ईजी है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है। ठीक है, तो निकाल लीजिए ए बी की दिक् अनुपात। ए बी का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 - x1 और y2 - y1 और z2 - z1। करिए, 3 में से 3 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, फिर -2 में से हो जाएगा -2 -2 ठीक है, -2 यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, और फिर 6 में से -5 जाएगा, 6 में से -5 जाएगा, 6 में से -5 जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये माइनस प्लस ए भी 0 और प्लस 11। कितना हो गया ए बी के दिक् अनुपात। और जो दिक् अनुपात है क्या होता है पता है ना, जो दिक् अनुपात होता है वो होता है बी वेक्टर। आपको बताए हैं पहले कि बी होता है जो बी दिक् अनुपात ही होता है। तो ये 0i वेक्टर, 0j वेक्टर और 11 के वेक्टर, ये आ गए ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, आपको बताना क्या है, रेखा का सदिश। तो चलिए रेखा का सदिश यानी ए बी का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए और बी का वैल्यू रख दीजिए, यानी आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर का वैल्यू कितना है ए वाला 3i - 2j - 5 के वेक्टर प्लस लेमडा। बी वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा
जीरो जे सब लिखने से कोई प्रॉफिट है नहीं, सिर्फ 11 के वेक्टर लिख दीजिए, वही आंसर। ठीक है, ये पहला तो हो गया, पहला हमारा हो गया। अब दूसरा कार्तीय रूप में करना है, ये तो बहुत सिंपल हो गया। कार्तीय रूप में करना है तो लिखेंगे रेखा जो बिंदु कहाँ जा रही है, ए 3 और कितने -2 -5, -2 -5 से गुजरती है, इसके दिक् अनुपात, क्या, इसके दिक् अनुपात क्या है, 0 0 11, 0 0 11 है। तो फिर ए बी रेखा का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, ए बी रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है, x - x1 बाई ए, y - y1 बाई बी, z - z1 बाई सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 का मान है -3 है, तो और a का वैल्यू है 0, और यहाँ से y - y1 का मान -2 है, तो y - -2 बटा 0, z1 का मान है -5 बटा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3 बाई 0 कर दो, और एक बार y + 2 बाई 0 कर दो, और z + 5 बाई कितना, c का वैल्यू कितना 11 था ना, 11 लिखो, 11, यही आपका कार्तीय समीकरण भी आ गया। ठीक है, समझ में आया ना, बहुत ईजी यार, बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए 9 भी हो गया, अब हम लोग 10 को भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए 10 क्या है, यहाँ पर देखिए, ये वाला निम्नलिखित रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ही तरह का 2 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को हम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा आपको सॉल्व करने के लिए देंगे और आपको होमवर्क चेक कराना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, आपको क्या करना है, आपको तो निकालना है बीच का कोण। तो पहले जो आर वेक्टर का जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है, वो दिया है 2y - 5j प्लस के वेक्टर प्लस लेमडा 3i प्लस 2j प्लस 6 के वेक्टर। और दूसरा जो इसी में दिया है आर वेक्टर का, वो दिया है 7i 6k प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 2 के वेक्टर, ये दिया हुआ है। अब इसका आपको बीच का कोण निकालना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे तो पहले आपको क्या करना होगा कि ये इसको बोलेंगे पहली रेखा, इसको बोलेंगे किसको, पहली रेखा, और इसको दूसरी रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसका सॉल्यूशन, पहली रेखा क्या है, आर वेक्टर बराबर सेम चीज़ यही लिखेंगे, 2y 5j के लेमडा 3i 2j 6 के। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ए होता है ए वेक्टर और ये होता है बी वेक्टर, तो यहाँ से आप क्या करिए, निकाल लीजिए। ठीक है, काम देगा, समझ रहे हैं बात को ना। या आपको ये तो पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को सिर्फ लिख लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बी वेक्टर लिख लीजिए। ये आपको 3i 2j प्लस 6k, क्योंकि सिर्फ आपको बी वेक्टर का ही काम आएगा। ठीक है ना, ए वेक्टर का आपका काम नहीं है, क्यों, क्योंकि बीच का कोण निकालना है। बीच का कोण निकालने के लिए फार्मूला पता है आपको, पता है कि नहीं पता है यार, लग रहा है भूल गए हो, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा आज। अब दूसरी रेखा ये वाली क्या दिया है, आर वेक्टर बराबर 7i 6k प्लस लेमडा i 2j 2k। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से बी वेक्टर का ना, ये b1 लिखो, ये b1 वेक्टर, इसको b2 कर दो, नहीं तो दोनों तो b ही हो जाएगा, तो फिर तो पता नहीं चलेगा कौन b है b1 है, तो इसको b1 इसको b2 कर दो, ये हो जाएगा i 2j 2k वेक्टर। ठीक है, तो
अब चलिए हम B1 B2 निकाल दिए, तो अब आपको हम लेकर चलते हैं, जो कि आप भूल गए होंगे तो बहुत आपको मार मारेंगे, ठीक है ना। आप पढ़ नहीं रहे हो यार, जिनको याद है उनको हम दिल से थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। आज जो लोग याद नहीं किए हो याद कर लो फार्मूला। अब याद नहीं करो तो कब करोगे। 3D का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ही है। आप सब फार्मूला याद कर लोगे तो मेरे उम्मीद से लगता है कि 10 नंबर का पूछेगा तब 8 नंबर ला दोगे। 8 नंबर नहीं लेकिन 6 नंबर पक्का ला दोगे। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B1 वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट है ना, इंटू एंड डॉट B2 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करके निकाल दीजिए। B1 वेक्टर कितना है, ये वाला 3i 2j 6k डॉट B वेक्टर ये वाला है i 2j, ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, ठीक ना, इसलिए आपको सेकंड क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट अंदर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इंटू डॉट B2 का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, देखिए 300 और 1 से करेंगे, यानी दोनों आई डॉट प्रोडक्ट है ना, आई है दोनों सेम है तो 1 हो जाता है। 3 से और आई, 3i से और i से करेंगे ये 3 हो जाएगा। 2 से और 2 से करेंगे तो अभी 4 हो जाएगा, एक डॉट प्रोडक्ट है। कैसे कैसे करेंगे, ये 12 हो जाएगा। और नीचे 3 का 9 4 दूनी के 4 6 के 36 1 दूनी के 4 दूनी के 4। अब यहाँ से देखिए 12 4 16 3 कितना, 16 3 18 19, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 40 49, और ये हो जाएगा 4 8 1 9, तो 9 बाटा 49 का वर्गमूल 7, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, 49 बाटा 21, यानी आपका आ गया कॉस थीटा बराबर 19 बाटा 21। यहाँ सबके बीच का कोण निकालना है, थीटा का वैल्यू, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इधर जाएगा तो इन्वर्स, कॉस इन्वर्स 19 बाटा 21, और यहीं आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर मैच करा लेते हैं, ठीक ना, देख लेते हैं कि आंसर कितना रहा है। और आगे सॉल्व किया गया है कितना ही पर छोड़ दिया गया है। यदि आगे सॉल्व किया हुआ तो बताएंगे, नहीं किया हुआ तो चलो उतना ही पर, ठीक है, ठीक है ना, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, इतना ही आंसर सही है, ठीक है, चलो बढ़िया हुआ। नहीं तो इसको और आगे सॉल्व करना होता तो इसको डिवाइड करके फिर उसका वैल्यू निकालना पड़ता है, तो हमें भी बहुत माथा पेची होता है, ठीक है, देर लगता है, बन जाता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना ही पर आंसर सही है, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखो इसका आंसर इतना आया है, तो आप इसे जरूर बनाना है, ठीक ना, आपके लिए होमवर्क है, आप इसे बनाकर जरूर दिखाइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बंद कर दिया जाए, आज के लिए इतना ही, बताओ आप, चलो आज के लिए इतना ही रहते हैं, ठीक है, 1 घंटा से ज़्यादा क्लास हो गई। तो अब आपको क्या करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, ध्यान देना है, मेहनत करना है, ठीक है। जल्दी सेकंड पार्ट भी ला देंगे, सेकंड पार्ट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेहनत करिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। जितना मेहनत करिएगा उतना मजा आएगा, उतना नंबर रहेगा, आपको उतना लोग पहचानेंगे, जानेंगे, घर में वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम तो यही कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। और बाकी जो है अगले वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, अरे यार सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे आप, ठीक है ना, आपको बिलीव है। वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। और हाँ, जिनको पढ़ना है पूरा फुल कोर्स, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप मेरे पास कॉल करके बात कर लीजिए, आपको पूरा फुल कोर्स मिलेगा, ठीक है। या पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 हो सकता है नहीं भी मिलेगा, मिल भी जाएगा, लेकिन जहाँ तक मिलेगा नहीं मिलेगा। पार्ट 1 मिल सकता है, पब्लिक होता है, पार्ट 2 प्राइवेट हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो कभी भी प्राइवेट हो सकता है, पार्ट 1 तो पब्लिक रहेगा ही, लेकिन पार्ट 2 कभी भी प्राइवेट हो सकता है। तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर लो, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं पता है तो आप मेरे पास पहले कॉल कर लो, कॉल करके बात कर लो, डिटेल समझ लो, उसके बाद ही ज्वाइन करना, ठीक है। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, भगवान करे आप लोग को बहुत आगे लेकर जाए, मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा गॉड भगवान से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।